देखिए, सामान्यतः जब आप बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि बैंक में रुपया जमा करना या फिर बैंक से रुपया निकालना। तो हम बैंकिंग में इन्हीं दो एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप पैरा बैंकिंग की बात करेंगे तो इन दोनों डेली एक्टिविटीज को पैरा बैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बैंक को अगर आप पैरा बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, यदि बैंक चाहता है कि वो अपने कस्टमर को पैरा बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, तो वो क्या कर सकता है, या तो सब्सिडीज इस्टेब्लिश कर दे या डिपार्टमेंट। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर को पैरा बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। अब देख लेते हैं कि पैरा बैंकिंग की सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है, मतलब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जैसे इंश्योरेंस बिजनेस हो गए। जो इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाती है वो कहलाती है पैरा बैंकिंग। म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, पेंशन फंड मैनेजर, इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं वो पैरा बैंकिंग में शामिल की जाती हैं। अब हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हमें पैरा बैंकिंग करनी है, अगर किसी बैंक को पैरा बैंकिंग करनी है तो उसे सबसे पहले आरबीआई से परमिशन लेनी होगी और जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उसे फॉलो करना होगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पैरा बैंकिंग क्या होती है। पैरा बैंकिंग के अंतर्गत हम डेली एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए हम आगे अब नेक्स्ट बैंकिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग में हम बात करेंगे कोर बैंकिंग की। देखिए, कोर बैंकिंग क्या है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क बैंक ब्रांचेस। कोर बैंकिंग जो है ग्रुप ऑफ बैंक ब्रांचेस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे ये होता है कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक के किसी भी ब्रांचेस के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोर बैंक मोस्टली कौन सी एक्टिविटीज को शामिल करते हैं। देखिए, अगर हम कोर बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मोस्टली मनी डिपॉजिट करना और क्रेडिट प्रोवाइड करना, जो बैंकिंग की बेसिक एक्टिविटीज होती है उसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि आपका जो अकाउंट है जैसे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, अब वो जो ब्रांच है वो आपके घर से बहुत दूर है, एक ब्रांच आपके घर के पास भी है। तो अब जो आपके घर के पास जो ब्रांच है तो आप वहां पे जाके आपको रुपया जमा करना है या फिर निकालना है, इस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो बैंकिंग कहलाती है कोर बैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कोर बैंकिंग है क्या। चलिए फिर आगे हम अपनी नेक्स्ट बैंकिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग है नैरो बैंकिंग। देखिए, नैरो बैंकिंग के अंतर्गत बैंक अपनी मनी को गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज मेन आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो नैरो बैंकिंग है उसमें जो बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में, जिससे बाद में बैंक के इन्वेस्टमेंट में रिस्क ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो वो 100% सिक्योर होते हैं। ओके, इस टाइप की एक्टिविटीज को हम नैरो बैंकिंग कहते हैं। और जो बैंक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नैरो बैंक, या फिर उन्हें हम सेफ बैंक भी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम इसे सेफ बैंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की जो डिपॉजिट है अगर बैंक उसे गवर्नमेंट बॉन्ड में डिपॉजिट करे तो क्या होगा, पब्लिक की डिपॉजिट सेफ रहेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेफ बैंक कहते हैं। अब देख लीजिए इसका मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव होता है रिड्यूस करना एनपीए को। अब एनपीए क्या है, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, जब लोन लेने वाला पर्सन, अगर जिस बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया है वो 90 दिन तक या तो लोन नहीं चुकाता है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाता है, तो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना जाता है। तो मतलब उस लोन को हम क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इस टॉपिक पे आगे हम अपकमिंग वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि नैरो बैंकिंग का मेन मोटिव क्या है, कि एनपीए को कम करना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आखिर में नैरो बैंकिंग होती क्या है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेफ बैंकिंग किसे कहते हैं या फिर सेफ बैंक में कौन सी बैंकिंग होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं नैरो बैंकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे। अब इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बैंकिंग भी कहते हैं। रिटेल बैंकिंग में बैंक कंपनीज, फर्म या फिर कॉरपोरेशन हो गई है, उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करके आम जनता, मतलब जैसे हम लोग हैं, स्टूडेंट्स या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब रिटेल बैंकिंग में हम देखें कौन कौन सी सर्विस आएगी। देखिए जैसे सेविंग्स हो गई एंड ट्रांजैक्शन अकाउंट्स हो गए, मॉर्गेजेस हो गए, पर्सनल लोन हो गए, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कार लोन, ऐसी जो सर्विसेज होती हैं जो हर किसी व्यक्ति को जरूरत होती है, तो वो सर्विस किसके अंदर कंसिडर की जाती है, रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रिटेल बैंकिंग कौन सी बैंकिंग है। कंज्यूमर बैंकिंग जो भी उसके कस्टमर होते हैं, जो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उस सर्विसेज को क्या कहते हैं, रिटेल बैंकिंग। यहाँ से आप रिटेल बैंकिंग को समझ ही गए होंगे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट बैंकिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग की बात करें तो हम यहाँ समझेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग को। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कौन सी कमेटी ने दिया था। तो आप इसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा कि यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट R.H. खान कमेटी ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। अब देखिए यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या करता है, बैंक बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट करना, लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ सिक्योरिटीज करना, इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन करेंसी में डीलिंग करना, ये सब सर्विसेज भी यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या करता है, बैंक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिवर्सल मतलब जिसमें हम मोस्टली सारी सर्विसेज को काउंट करते हो, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये बहुत इजी है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो यहाँ से आपको दो चीजें लर्न करनी होंगी, एक तो कि ये किस कमेटी के थ्रू आया एंड इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑफशोर बैंकिंग के बारे में कि आखिर में ऑफशोर बैंकिंग होती क्या है। देखिए ऑफशोर बैंकिंग में बैंक किसी कंपनी या इंडिविजुअल से इंडियन करेंसी के अलावा जो अदर करेंसी होती है उसमें भी डीलिंग करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है व्हेन अ बैंक एक्सेप्ट करेंसीज ऑफ कंट्रीज अब्रॉड, मतलब जब कोई बैंक किसी अदर कंट्री की करेंसी में डिपॉजिट करना या क्रेडिट प्रोवाइड करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो बैंक में कहलाती है ऑफशोर बैंकिंग। ओके, अब ऑफशोर बैंकिंग से फाइनेंशियल एंड लीगल बेनिफिट भी होते हैं। जैसे अदर कंट्री से हमें ट्रेड करने में आसानी हो जाती है, हमें करेंसीज बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती है, इससे हमें ना टैक्स में भी फायदा होता है। इसलिए जो पर्सन्स होते हैं वो ऑफशोर बैंकिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ये थी ऑफशोर बैंकिंग। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ऑफशोर बैंकिंग स्पेशली अदर करेंसी से डीलिंग करने में हेल्प करती है। तो यहाँ से आप इसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि ऑफशोर बैंकिंग क्या है। चलिए आगे हम ग्रीन बैंकिंग की बात करते हैं कि आखिर ग्रीन बैंकिंग क्या होती है। देखिए ग्रीन बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं उन्हें कम यूज करें। जैसे कि आप एटीएम जाते हैं, एटीएम से स्लिप मिलती है तो उसका यूज ना करें। आप बैंक जाते हैं, अपनी पासबुक अपडेट करवाते हैं, तो वो सब कार्बन फुटप्रिंट है, उन सब का हम यूज कम करें तो वो कहलाता है ग्रीन बैंकिंग। और ग्रीन बैंकिंग क्या करती है, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी होती है उसे सपोर्ट करती है, जो हमें सस्ती भी पड़े और उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये थी आपकी ग्रीन बैंकिंग। चलिए आगे हम
नेक्स्ट बैंकिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट बैंकिंग में हम रिलेशनशिप बैंकिंग की बात करेंगे कि अब देखिए नाम से ही हम समझ सकते हैं कि बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन बनाना। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे उनके कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज की जरूरत है, बैंक उनका पता लगाते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को किसी सर्विसेज की जरूरत है तो वो अपने कस्टमर को वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी है क्योंकि आप नेम से ही बता सकते हैं कि कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन बनाना। देखिए अब क्या होता है, रिलेशनशिप बैंकिंग से जो कस्टमर होता है उसे अपने बैंक में विश्वास करने लगता है। अब बैंक क्या कर सकता है, उसे बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बता सकता है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, उसके बारे में बता सकता है। इससे बैंक को भी फायदा हो जाता है। तो ये कहलाती है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो इसका एक मेन मोटिव यही होता है, कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन फॉर्म करना। चलिए आगे हम ऑनलाइन बैंकिंग की बात करेंगे। अब देखिए ऑनलाइन बैंकिंग तो सबके लिए नॉर्मल ही है क्योंकि आजकल की लाइफ में ऑनलाइन बैंकिंग बहुत जरूरत हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जैसे जब हमें बैंकिंग की सुविधाएं घर बैठे हम इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं तो हम बैंकिंग कार्य को वेबसाइट पर ही कर लेते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है। जैसे आप प्रेजेंट में बात करें, आप घर बैठे बैठे बिल जमा कर देते हैं। जैसे आपको बिजली का बिल जमा करना है तो आप घर बैठे बैठे नेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू बिल जमा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज आपको घर बैठे ही मिल जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये क्या होती है, कंडक्ट कराई जाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन अ वेबसाइट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। तो ये थी ऑनलाइन बैंकिंग। चलिए आगे हम यूनिट बैंकिंग के बारे में जानते हैं कि यूनिट बैंकिंग क्या होती है। देखिए यूनिट बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूनिट बैंकिंग की शुरुआत हुई थी यूएसए से। सबसे पहले यूएसए ने यूनिट बैंकिंग को शुरुआत किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि where such type of banking, मतलब where unit banking was first introduced, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। अब देखिए यूनिट बैंकिंग में जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हम सिंगल ब्रांच के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अगर आपका अकाउंट आपके घर के पास कोई ब्रांच है, किसी आपकी मतलब जो आपका अकाउंट है आपके घर के पास वाले बैंक में है, तो आप उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कहीं गए हैं, उस बैंक की ब्रांच वहां पे भी है तो आप वहां पे जाके ट्रांजैक्शन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये होती है यूनिट बैंकिंग। तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। इन सच अ टाइप ऑफ बैंकिंग ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच। आप सिंगल ब्रांच के थ्रू ही इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अ कस्टमर हैविंग एन अकाउंट in a specified branch has to undergo all banking activities through that branch। जिस बैंक में कस्टमर का अकाउंट होगा, कस्टमर केवल उसी बैंक से एक्टिविटीज कर सकता है, उसी बैंक में रुपीस जमा कर सकता है, उसी बैंक से रुपीस निकाल सकता है। चलिए आगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को समझ लेते हैं। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग 200 से अधिक कंट्रीज में इस समय चल रही है। अब इससे क्या होता है, व्यवसाय को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग से होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग में बैंक का फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, कि मतलब ये नहीं है कि आप किसी बैंक में जाकर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कर सके। ये एक एजेंट की तरह वर्क करता है। ओके, तो हम इसे क्या कहते हैं, होम बैंक भी कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है। देखिए, इन सच अ टाइप ऑफ बैंकिंग द बैंक डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस, इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, एंड और एनी लिमिटेशन इन द परमिशन ऑफ ऑपरेशन, और कोई भी लिमिटेशन नहीं होती किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। या ठीक है, इन एज अ बैंकिंग एजेंट फॉर होम बैंक, ये क्या है, एजेंट के रूप में वर्क करता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि ऐसी कौन सी बैंकिंग है जो एजेंट के थ्रू वर्क करती है, तो होगी करस्पॉन्डिंग बैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग किस किस तरह से होती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स की बैंकिंग समझ में आ गई होगी। तो आगे हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि एग्जाम में टाइप्स ऑफ बैंकिंग से किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड इन द यूनिवर्सल बैंकिंग। हम यूनिवर्सल बैंकिंग में किस टाइप की एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं? इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल बैंकिंग में सभी टाइप की एक्टिविटीज को कंसीडर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूमर बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि कंज्यूमर बैंकिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच टाइप ऑफ बैंकिंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसी कौन सी बैंकिंग है जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसे करने में बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसे भी मैंने बहुत अच्छे से पीछे मेंशन किया है कि कौन सी बैंकिंग करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से फिर से देखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच कमिटी रिकमेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग किस कमेटी की रिकमेंड पे आई थी? तो इसका आंसर है RH कमेटी। देखिए यहाँ से एक तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, दूसरी टाइप से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि RH कमेटी ने किस बैंकिंग को रिकमेंड किया था। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल बैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच। ऐसी कौन सी बैंकिंग है जिसमें सारे ऑपरेशन एक सिंगल ब्रांच के अंदर किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके फ्रेंड्स,